वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास। डेप्रिसिएशन होता क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, इसके कितने टाइप हैं, कितने मेथड हैं, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो चलिए आज इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप सभी लोग सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग अगर वन बाय वन करके डेप्रिसिएशन को समझते हैं तो सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन का मतलब समझ लेते हैं। एक डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है इसका मतलब ये है कि समय के साथ एक संपत्ति की कीमत में उसके यूज़ के कारण, उसके बेकार हो जाने के कारण या फिर टाइम की एक्सपायरी के कारण वैल्यू में जो कमी आती है वही डेप्रिसिएशन है। मैं इसे आसान लहजे में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आज एक लैपटॉप खरीदा, तो ठीक है, अब ये जो लैपटॉप है ये मान लीजिए मेरे लिए 30,000 का था, ओके। लेकिन अगर मैं इसे 2 साल बाद किसी को बेचूंगा तो क्या मैं इसे 30,000 का ही दे सकता हूँ? जवाब है नहीं, क्योंकि सर आपने इसका यूज़ किया होगा, उसके आंसर हो सकता है इसमें कुछ खराबी वगैरह भी आई हो, तो आप उसे कुछ कम दाम करके बेचेंगे। जैसे हम मोबाइल के साथ भी करते हैं, अगर हम मोबाइल को बेचते हैं तो हम उसे कुछ कम दाम में बेचते हैं, हमारा खरीदा हुआ मोबाइल जब वो पुराना हो जाता है तो ये जो कमी आती है यही आप लोगों की क्या है, ये जो हम लोगों की कमी आ रही है यही आप लोगों की जो होती है डेप्रिसिएशन होती है। जो अकाउंटेंट हैं उसको अपनी किताबें सही रूप से मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी किताबों पे या अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लगाता है तो इससे समस्या क्या होगी, इससे उसकी दिक्कत ये आएगी वो हमेशा अपनी संपत्ति को एक्चुअल दाम पे ही शो करेगा, लेकिन जब बाद में वो उसे सेल आउट करेगा तो एक बहुत बड़ा लॉस का अमाउंट से दिख रहा होगा। क्योंकि अगर मैं हर साल अपने लैपटॉप को 30,000 का दिखाऊंगा और मैं उसे 10,000 का सेल आउट करता हूँ तो मुझे 20,000 का लॉस दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं हर साल इसे 5-5 हज़ार का डेप्रिसिएशन दिखाता हूँ तो यानी कि रियल में मुझे उस पर लॉस कितना हुआ, केवल 10,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि सर 10,000 रुपये तो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, केवल और केवल मुझे 10,000 का लॉस होगा और जिसके बाद में वो मैं संपत्ति 10,000 की बेच दूंगा। तो एक संपत्ति पर डेप्रिसिएशन लगाया जाना बहुत आवश्यक है ताकि उसकी रियल और वास्तविक वैल्यू हमारे सामने आती रहे। अदरवाइज आप अपनी किताबों में सीधे सीधे 20,000 के लॉस की एंट्री करेंगे जो कि एक गलत एंट्री होगी और इससे आपकी स्टेटमेंट भी सही नहीं दिखेगी। सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन का क्या कारण है? समय का यूज जैसे आप करते रहते हैं संपत्ति का, उसके कारण डेप्रिसिएशन लगता है। कोई भी संपत्ति जो एक्सपायर हो गई टाइम से उसके कारण डेप्रिसिएशन लगता है। संपत्ति का एक्सीडेंट के कारण खराब हो जाना, मान लीजिए अब मार्केट में उसका चलन बंद हो गया, जैसे पेन ड्राइव के आ जाने के कारण सीडी का चलन बंद हो गया था, या हो सकता है मार्केट में उसके दाम बहुत तेज़ी से गिर गए हैं। इन सभी के कारण हम डेप्रिसिएशन को अपनी बुक्स में लगाते हैं एक संपत्ति के पॉइंट पे, जिससे हमें उसकी एक्चुअल और वास्तविक कीमत हर साल की मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, नीड क्या होती है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए? एक प्रॉफिट एंड लॉस की रियल वैल्यू का आपको उसको पता चलता है। आप सबसे पहले ये जान जाते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 30,000 के लैपटॉप की वैल्यू एक साल बाद अगर मैं उसमें हर साल का 5 साल का डेप्रिसिएशन लगाता हूँ तो वो 25,000 रुपये हो जाएगी और 2 साल बाद यही कीमत मैं बोलूँगा आज वो 20,000 का है, ठीक है ना। तो 30,000 का लैपटॉप 2 साल बाद मेरे लिए 20,000 का होगा। लेकिन अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा तो मैं 30,000 का लैपटॉप 30,000 के दिखाऊंगा, जिससे मुझे अपनी किताबों में सही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में बड़ी समस्या आएगी। इससे मैं अपना इनकम टैक्स सही कैलकुलेट कर पाऊंगा, प्रोविडेंट फंड में सही रूप से एसेट्स में अमाउंट दे पाऊंगा, एक्चुअल कॉस्ट मुझे प्रोडक्ट की इस अपनी वास्तविक स्थिति का भी मुझे ज्ञात हो जाता है। बिजनेस में डिसीजन लेने में इसमें बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, सबसे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जैसे लैंड, ज़मीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है क्योंकि ज़मीन का दाम समय के साथ बढ़ता है। ये ऐसी चीज़ है जो घटती नहीं है। गोल्ड,
सोने पे भी कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इन दोनों के दाम समय के साथ बढ़ते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन रूल में शामिल नहीं होते। इन पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। सर, लैंड और गोल्ड ऐसी दो संपत्तियां हैं जिन पे किसी भी प्रकार का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इसके अलावा सर वो कौन सी ज़रूरी आइटम है जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए? तो हमें ये चाहिए कि आप उस संपत्ति की टोटल कॉस्ट कितनी लेते हैं, मतलब वो संपत्ति आपकी रियल में कितने की आपको पड़ी। जैसे हमें एक बात अच्छे से पता है, जब हम एक मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी के लगवाने से लेकर शुरुआत के उसके सभी खर्चे मशीनरी कॉस्ट में ही जोड़े जाते हैं। जैसे अगर आपने मशीनरी खरीदी 5,000 की और उसके बाद आपने उसे लगवाने के 500 रुपये खर्च करे और उसके अलावा 100 रुपये आपने लाने ले जाने के खर्च करे, तो उस मशीनरी कॉस्ट आप 5,600 लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, आप कितने समय तक ये मानते हैं कि वो आपके काम आएगी, और आखिर में आप उसे कितने का बेचेंगे समथिंग, तो उसके हिसाब से हर साल का डेप्रिसिएशन आपका लगता रहता है। यहाँ पे दो फॉर्मूले मैंने आपके लिए रखे हैं, इसका हम कैसे यूज़ करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट में से हम उसकी जो एस्टिमेट हम स्क्रैप वैल्यू है कि लास्ट में उसे इतने का बेचेंगे, उसे माइनस कर देंगे और उसे जितने साल हम यूज़ करने वाले हैं उसे डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारा एक एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आएगा। जैसे सपोज करिए मेरे एक बात मानी कि सर मेरी 40,000 की संपत्ति है, जिसमें से मैं उसे जब बेचूंगा तो 10,000 की बेचूंगा और उसे मैं 10 साल यूज़ करूंगा, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन मेरा बनेगा वो 10 साल तक के लिए हर साल का 3,000 रुपये बन जाएगा। क्लियर है। इसे हम परसेंटेज में कैसे बोल सकते हैं, इसे आप परसेंटेज में बोल सकते हैं जितना आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है और एक्चुअल में आपकी जितनी की वो एसेट्स है और इंटू 100, इससे वो वैल्यू आपको परसेंटेज में भी फाइंड आउट हो जाएगी। हम लोगों के पेपर में कभी कभी इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, तो एक काम ही करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ के साथ में एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक संपत्ति थी जो आपने 45,000 की खरीदी, जो कि एक मशीन थी। उस पर आपने इंस्टॉलेशन के 3,000 रुपये दिए और उसके भाड़े के यानी कि लाने ले जाने के कैरेज के 2,000 रुपये दिए। इसके बाद में आपने ये माना कि वो 10 साल तक यूज आएगी और जब आप उसे बेचेंगे यानी कि वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब मैं उसे लास्ट में बेचूंगा तो मुझे इतने रुपए की समथिंग की पड़ जाएगी, ये उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। तो मुझे कितने की पड़ जाएगी सर, वो आपको 10,000 रुपये की पड़ जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी कॉस्ट निकालूंगा, तो कॉस्ट मेरी होगी एक तो 45,000 रुपये। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक मशीनरी खरीदते समय शुरुआत के सभी खर्चे उसकी कॉस्ट होते हैं, यानी कि एक मशीन की रियल कॉस्ट कितनी है सर, 50,000 रुपये उस मशीन की रियल कॉस्ट है। अब मैं अगर 50,000 में से माइनस करता हूँ कितना सर, जो भी आखिर में जब हम उस मशीन को बेचेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, कितना सर 10,000 के समथिंग हमें मिल जाएगा। और हम इस मशीन को 10 साल तक यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो डेप्रिसिएशन मेरा बना सर वो कितना बनेगा, 40,000 डिवाइड बाई 10 यानी कि 4,000 रुपये, ये मेरा डेप्रिसिएशन बन रहा है एनुअल का। तो ये मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया सर, 4,000 रुपये पर ईयर, ठीक है ना। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन मेरा फाइंड आउट हो चुका है यहाँ पे। और ये 50,000 कैसे आए थे, क्योंकि शुरुआत के सभी खर्चे जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं सर इसे परसेंटेज में कैसे निकालें। तो जो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आया, अब उसे आप डिवाइड करेंगे जो भी आपकी कॉस्ट थी, टोटल 50,000 थी, इंटू 100। तो ये वैल्यू अब इसका कितने परसेंट बैठ रही है ये सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा और इसके हिसाब से आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं कि ये कितना रहेगा। तो इसका जवाब होगा सर ये 8% हर साल आपका लग रहा है। तो आई होप सो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको बड़े अच्छे से और बखूबी रूप से मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये फॉर्मूले आपके कैसे यूज़ होंगे ये भी आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके मेथड कितने होते हैं। तो इसके कई सारे मेथड हैं, स्टेट लाइन, रिटर्न, एन्यूटी, डेप्रिसिएशन फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, रिवैल्यूएशन, मशीन आवर, डिप्लेशन। मशीन आवर फंड ये फैक्ट्रीज में लगता है कि कितने वर्कर ने कितने टाइम काम करा, मशीन ने कितने टाइम काम करा, इस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे रहता है। ये अलग अलग मेथड होंगे, लेकिन अभी हमारी 11th क्लास में केवल 2 ही मेथड काम आते हैं,
जो कि होता है स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड को हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन आपका कटेगा वो फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 की एक मशीनरी खरीदी और उस पर आपने डिसाइड करा कि हम 10% डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो पहले साल आपने उस पर 5,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो अब उसकी कीमत हो गई 45,000 रुपये। अब जब आप नेक्स्ट ईयर की एंट्री करेंगे तो भी आप 45,000 पे 5,000 का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसमें हर साल डेप्रिसिएशन कैसा रहता है, बिल्कुल आपने सही पहचाना है, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन बिल्कुल समान रहता है। अगले साल भी जब मैं यहाँ पे अपनी 40,000 रुपये की संपत्ति हो गई होगी, क्योंकि 2 साल में डेप्रिसिएशन हो गया, 10,000 रुपये कम हो गए मेरे, तब भी मैं अगली बार भी 5,000 का ही डेप्रिसिएशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँगा। इसमें डेप्रिसिएशन की दर हमेशा समान रहती है, सेम रहती है। डेप्रिसिएशन चार्ज एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, यानी कि इसमें हर साल का डेप्रिसिएशन कैसा रहता है, जवाब है बिल्कुल रिमेन सेम रहता है ईयर टू ईयर। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम लोग डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम का रहता है ये, इसमें हर साल सेम नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए अब आप इसमें डिसाइड करते हैं 10% पर एनम आप लगाएंगे, तो जो भी वैल्यू आपकी बचती है उसका 10% इस पर लगाया जाता है, जिस कारण से इस पर डेप्रिसिएशन हर साल समान नहीं रहता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को स्टैंडर्ड माना जाता है। हमारी जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड के आधार पे ही किए जानी ज़्यादा स्टैंडर्ड मानी जाती हैं एज कंपेयर स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो जैसे मान लीजिए आपने एक 50,000 की संपत्ति खरीदी और उसमें 10% डेप्रिसिएशन लगाया, जो कि पहले साल 5,000 रुपये हुआ, तो यानी कि अब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 45,000 रुपये। अब अगली बार जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो आप 45,000 का 10% यानी कि 4500 रुपये लगाएंगे, और अगली बार आपकी संपत्ति की कीमत 40,500 रह जाएगी। तो सबसे पहली ज़रूरी बात आप लोगों को शायद समझ में आई होगी कि इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल सेम नहीं रहता, बल्कि जो भी वैल्यू बचती है उस पर लगता है, यानी कि अगली बार 40,500 का 10% 40-50 डेप्रिसिएशन आप लोगों का यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप लोग अपने डाउट्स वगैरह मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर करके पूछ सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही आसान और व्यवहारिक है ये, यानी कि 36,450 अब आपकी संपत्ति की वैल्यू रह जाएगी और अगली बार आपका डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस वाली वैल्यू पर लगेगा। इसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम नहीं रहता। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम बना रहता है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में जो भी रिमेन अमाउंट बचता है उस पर डेप्रिसिएशन लगता जाता है, जिस कारण से सेम नहीं रहता। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखाएं, और इसके अगले पार्ट के लिए हम लोगों के साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।